हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लाया हूं, और जो कि है आपका धातु और अधातु। पढ़े ही होंगे इसका, है ना? धातु अधातु पढ़े होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों ने बताया सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारा करा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्जेक्टिव भी करा दीजिए। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, है ना, आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग धातु और अधातु का 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, और इसमें से जितने सवाल आपको याद है नीचे कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो उनको कॉपी में लिखना है, और लिख करके छोड़ नहीं देना है, ताक पे रख नहीं देना है ना। आपको लिख करके उसको याद भी करना है। मैं समझाऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो किसी बोर्ड के, बस यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी में यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। सारा आंसर हिंदी में है। सीबीएसई वाले भी कमेंट करते सर इंग्लिश में बताइए, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हिंदी में है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। पहला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि निम्न पदों को परिभाषित करें, यानी कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, और गैंग क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन। 2019 में आया हुआ सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल आता है। इनकी जो है परिभाषा आपको व्यक्त करना है और बताना है। बस परिभाषा आपको याद है तो बस 3 4 5 सवाल दिया रहेगा, आपको 5 नंबर मिलेगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, याद कर लो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके। पहला क्या है? खनिज, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है। ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु जो होता है अपने यौगिकों के रूप में होती है, जिसको क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जो धातु जो कि यौगिक के रूप में पाया था, उसको क्या बोलेंगे? खनिज कहते हैं। यह अधिकांश रूप से भूपर्पट्टी में पाए थे। मतलब खनिज जो है ना, जमीन के अंदर, भूपर्पट्टी मतलब जमीन के नीचे पाए जाते हैं। कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं। तो कुछ खनिज ऐसा है कि जमीन के नीचे पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा करके अधिकांश जो खनिज है वो भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। और कुछ खनिज है जो खनिज समुद्र के तल में पाए जाते हैं, कि समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे आप जानते हैं NaCl ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोलते हैं, तो NaCl है। फेल्सपार है, अभ्रक है, ये भी कुछ है जो समुद्री तली के नीचे पाया था। तो ये आप याद रखें। तो देखो लॉन्ग सवाल है। आप सोच रहे सर यहाँ पे सिर्फ खनिज के बारे में बोला जा रहा है, तो इतना सारे ये सब क्यों बता रहे हैं आप? तो देखो लॉन्ग सवाल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो लॉन्ग होगा कैसे? आपका कॉपी 1 पेज से 1.5 पेज कैसे भरेगा, है ना? लॉन्ग होना जरूरी है ना। तो ये बताना पड़ेगा आपको खनिज के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया कि एक प्राकृतिक पदार्थ है जो यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुएं जो कैसे रहता है? यौगिकों के रूप में रहता है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि ये सब बातें। चलो अब हमारा है नेक्स्ट है अयस्क। अयस्क क्या होता है ये जानो। उन खनिजों को जिनमें लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि एक ऐसा खनिज, जो भी खनिज पढ़ रहे हैं, उन खनिज को लाभप्रद ढंग से, मतलब जिसको निकालें उसको फायदा हो, मतलब जिस खनिज को प्राप्त करके हम बनाएं और उससे फायदा हो, लाभप्रद ढंग से मतलब फायदेमंद तरीके से धातु का निष्कर्षण कर सके। ऐसा खनिज जिसको हम लाभ प्राप्त करने के लिए धातु का निष्कर्षण कर सके, धातु निकाल सके, उसको क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे कि हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्राइलाइट, सिनेबार, बहुत सारा अयस्क है ना, डोलोमाइट, बहुत सारा अयस्क है। तो सब अलग अलग धातु का अलग अलग अयस्क है। यानी कि जिन खनिजों को धातु के रूप में निष्कर्षण के लिए हमें फायदा हो, उनको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलते हैं। अयस्क तो बहुत सारा है, लेकिन जो धातु हमको फायदा के लिए लाभप्रद है, उसी को हम निकालना, अयस्क प्राप्त करना, धातु प्राप्त करना, उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो ये सब एग्जांपल 2-3 दे दीजिएगा, क्लियर है। अब देखते गैंग। गैंग तो जानते हैं ना, भीड़ भाड़ को देखते हैं, बोलते गैंग आ रहा, मतलब भीड़ भाड़, झुंड। पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में जब हम अयस्क प्राप्त करते हैं, अभी खनिज था, खनिज से मैंने अयस्क प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब बोलता है कि जो अयस्क प्राप्त कर लिया, तो अयस्क में अवांछनीय पदार्थ मिला होता है। मतलब अवांछनीय मतलब जिसका कोई काम नहीं, बेकार का पदार्थ। जैसे कि बालू को कोई काम नहीं है, कंक्रीट का कुछ काम नहीं है, मिट्टी का कुछ काम नहीं, इन सभी टुकड़े आदि मिला हो रहते हैं। किसमें? अयस्क में, ठीक है। याद रखें, एक सीक्वेंस हम बता रहे हैं कि पहले खनिज से हम अयस्क निकाले। अब अयस्क में गैंग मिला होता है। गैंग क्या है? बालू, कंक्रीट, मिट्टी। यहाँ पे गुंडों का गैंग नहीं है, बालू, कंक्रीट, मिट्टी, जिसका कोई काम नहीं। अब ऐसे भी गुंडो समाज में तो कोई काम ही नहीं, गुंडा, डाकू, चोर, ये सब समाज में कोई काम नहीं, वो सब भी समझ लो गैंग के रूप में है, अवांछनीय तत्व के रूप में ही जाना जाता है उसको। तो बालू, कंक्रीट, मिट्टी, इसको के आदि मिले होते हैं। यही सब जो मिला होता है, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्लियर है? रटने की तो जरूरत नहीं। यानी कि अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ जैसे बालू, कंक्रीट, मिट्टी आदि मिले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। याद हो जाएगा तुरंत। इन पदार्थों को धातु के निष्कर्षण से पूर्व
मतलब निष्कर्षण से पहले जो है अयस्क को इससे दूर करना हटाना जरूरी है। मतलब जब धातु का निष्कर्षण करें ना तो ये जो बालू कंक्रीट मिट्टी है इसको यहाँ से इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब है आपका निस्तापन क्या होता है, ये भी जरूरी निस्तापन। तो अब देखो अयस्क प्राप्त हो गया, अयस्क को एक उचित ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, समझ में आ रहा है ना, वायु की अनुपस्थिति मतलब जहाँ पे वायु ना हो या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक से, यानी कि जिस अयस्क का कितना द्रव्यनांक है उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर अगर गर्म करते हैं तो धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। समझ में आ रहा, थोड़ा सा डिफिनेशन है तो समझिए यूं कि अयस्क को उचित ताप पर धातु की अनुपस्थिति में या तो अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने, यानी कि धातु को, कोई धातु है ठीक है, और उस धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो इन बात को याद रखें, निस्तापन मतलब ताप। देखो निस्तापन में क्या आ रहा, ताप आ रहा, और ताप का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि उचित ताप पर वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, उसको द्रव्यनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उस गर्म करके जो उसके ऑक्साइड में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ऑक्साइड में बदल देते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। क्लियर है। अब एक यहाँ पे और पॉइंट था, भर्जन क्या होता है। तो सल्फाइड अयस्क, देखो निस्तापन और भर्जन ये अलग है दोनों, ठीक है। तो भर्जन किसमें यूज होगा, सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त आपूर्ति में स्थिति में, वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन करता है। मतलब देखो ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जी दिख रहा। निस्तापन को भी हम क्या कर रहे हैं, निस्तापन को भी धातु उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं, और भर्जन में भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन निस्तापन जो काम कर रहे हैं वो वायु की अनुपस्थिति में कर रहे हैं, जहाँ पे वायु नहीं है, और भर्जन को कर रहे हैं वायु की पर्याप्त मात्रा मतलब वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं। तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन भी याद करें, सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे कि अगर ऐसे बोल दे अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहते हैं। तो अगर वायु की उपस्थिति बोला जाए तो भर्जन बोलेंगे, है ना, और वायु की अनुपस्थिति में बोला जाए तो क्या करेंगे, निस्तापन कहेंगे। इन बातों को ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको याद हो गया। अब देखो दूसरा सवाल है, बॉक्साइड का सूत्र लिखिए और एल्युमिनियम का शोधन कैसे कहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बॉक्साइड का पहले सूत्र लिखना है। चलो बॉक्साइड का देखो सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, ठीक है। बॉक्साइड आपको पता है एल्युमिनियम का ही अयस्क है, तो बॉक्साइड का सूत्र लिखने को बोल दिया, मैं लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना है एल्युमिनियम का शोधन कैसे करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। एल्युमिनियम का शोधन कैसे करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख मत लेना, पहले समझ लो पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। एल्युमिनियम का शोधन वैद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे आ रहा, तो एक बात ये भी याद रखें कि एल्युमिनियम का जो शोधन करते हैं किस विधि द्वारा करते हैं, तो वैद्युत अपघटन मतलब कि इलेक्ट्रिक के द्वारा करते हैं, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शोध करते हैं। इसमें क्या होता है, अब देखो मेन पॉइंट, अशुद्ध जो एल्युमिनियम होगा ना वो एनोड पर जमा हो जाएगा, और जो शुद्ध एल्युमिनियम होगा वो कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अशुद्ध एल्युमिनियम एनोड तथा शुद्ध जो एल्युमिनियम होगा वो कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटन का कार्य करता है, ठीक है। वैद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे, यानी कि बिजली जब प्रवाहित करेंगे तो एनोड से शुद्ध धातु निकलकर, एनोड से क्या होता है, शुद्ध धातु निकलकर विलयन में आ जाता है, और विलयन में से उतने ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है। तो समझ में, कैथोड पर क्या होता है, शुद्ध धातु जो है जमा हो जाता है, और एनोड से अशुद्ध धातु क्या होता है, निकलता है। बोलो एनोड से शुद्ध धातु क्या होता है, निकल जाता है। मतलब कि एक दो रड लेता है, ठीक है, एक शुद्ध एक एनोड एक कैथोड बनाता है, ठीक है। तो एनोड में जो अशुद्ध एल्युमिनियम है, ठीक है, अशुद्ध जो एल्युमिनियम है वो निकल करके जब इलेक्ट्रिक प्रवाह करते, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से शुद्ध धातु निकलेगा और निकल के कहाँ चल जाएगा, कैथोड पे चल जाएगा। शुद्ध धातु कैथोड पर आके क्या होगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। विलयन उपद्रव विलयन में चले जाता है, और जो विलयन उपद्रव मतलब कि विलयन में बेकार जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एल्युमिनियम जो अशुद्ध था तो जिसके कारण वो अशुद्ध था, तो जो शुद्ध बना, शुद्ध बनने के बाद कुछ तो बचेगा जो अशुद्ध था उसमें मिला हुआ है ना। तो जो बेकार के पदार्थ था वो विलयन में चल जाता है और जाकर के एनोड के, जबकि अविलय जो होता है एनोड के नीचे पेंदी में एकत्रित हो जाते हैं, जो एनोड मडा कराते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद करें, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। बॉक्साइड का सूत्र क्या है और एल्युमिनियम का शोधन कैसे क्या है, 2-3 बार इसको पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि अब यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ये जानना पड़ेगा कि एल्युमिनियम का शोधन इसकी विधि से करते हैं। शुद्ध एल्युमिनियम एनोड अशुद्ध एल्युमिनियम एनोड, अशुद्ध एल्युमिनियम कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब देखते हैं कि अगर
एनोड क्या है, अशुद्ध है, और कैथोड क्या है, शुद्ध है। तो इसी अशुद्ध से एल्युमिनियम से जब हम विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो एनोड से शुद्ध धातु निकलेगा, है ना, शुद्ध धातु निकलेगा और कहाँ चल जाएगा, कैथोड पे आके जमा हो जाएगा। ये तो मेन बात यहाँ पे है। बाकी जो बेकार पदार्थ होगा वो नीचे पेंदे में जाकर क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो इन बातों को आप याद रखें। अगला सवाल देखो, जस्ता के 2 प्रमुख अयस्क का नाम और उनके आणविक सूत्र लिखना है। और जस्ता का अयस्क से निष्कर्षण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल से ये 2015 में या 11 में तो आया ही है सवाल, ये है 2015 में शायद आया है। ठीक है, तो जस्ता के 2 प्रमुख अयस्क का नाम बताना है आपको और उनके आणविक सूत्र भी लिखना है। ठीक है, और फिर अच्छा सूत्र तो मैं यहाँ पे लिखना ही भूल गया, और उसके अयस्कों का निष्कर्षण आपको बताना है। अब यहाँ समझो, देखो मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, जिंक ब्लेंड है ना, जिंक ब्लेंड हो गया, और इसका मैं सूत्र भी यहाँ पे ZnS याद कर लो, ZnS जिंक ब्लेंड होता है। अब काइलेमैन क्या होता है, ZnCO3, और एक और होता है जिंकैट होता है, जिंकैट, इसका सूत्र होता है ZnO जिंकैट। ठीक है, तो फिलहाल 2 ही बोल रहा, तो दोनों का लिख दिया हूँ। अब पूछा जा रहा कि जस्ता का अयस्क से निष्कर्षण कैसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। चलो, तो बहुत अच्छा सवाल, लॉन्ग सवाल है, ध्यान से देखिए। जस्ता का निष्कर्षण, सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है ना। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना काफी आसान है, इसलिए सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर करीब 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री पे, 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जो धातु होगा, जो जस्ता वाला जो मतलब जिंकैट हो गया या कैलोमैन जो भी हो गया, ठीक है, इसको 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और वह जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो अभी मैं बताया हूँ जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, इसको क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जारण। अभी मैं बताया था जारण जो वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ पे वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं। अब देखो ये जो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा जरूर। यानी कि ZnS हो गया, ZnS क्या है, देखो जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, मैं एक ही धातु का ले आओ, ठीक है। O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन। अभी मैं बताया था कि जारण क्या होता है, यानी कि जो अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, तो वायु की, ये तो O2 है ना, ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या हो गया, ZnO बन गया, ZnO बन गया। यानी कि अभी हम देख रहे हैं ZnO एक क्या था, जिंकैट था, और SO2। ठीक है, ये आपको अभिक्रिया लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को, एक सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, मतलब एक लिमिट में है ना ज़्यादा हो ना कम हो, सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में फिर परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दिए, क्यों, क्योंकि निस्तापन में तो ऑक्सीजन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे O2 नहीं हुआ। ये क्या, कार्बोनेट अयस्क है ये, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क है ये। अब इसको जब गर्म किया तो क्या हो, ZnO बन गया और CO2 बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बोलता है जिंक ऑक्साइड तथा कोक, कोक मतलब क्या समझते हैं, कार्बन है ना, कोक बोले तो कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड ये ZnO हो रहा था, कोक के मिश्रण। देखो ये जो दोनों समीकरण लिखा हुआ है, ये दोनों, यहाँ पे भी देखो ZnO बन रहा, यहाँ पे भी देखो ZnO बन रहा, ठीक है। तो एक निस्तापन से दिखा रहे हैं, एक तो जारण से भी दिखा रहे हैं, तो आप दोनों से भी दिखा सकते हैं, निस्तापन से या जारण से, किसी से भी यहाँ पे आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो जिंक ऑक्साइड जो बना हमको, ठीक है, कोक के मिश्रण 2:1 को उदग्र बक यंत्र में लेकर उच्च ताप यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ऑक्साइड जिंक धातु में अपचयित होगा, यानी कि जो ऑक्साइड होगा वो किस में हो जाएगा, जिंक में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जस्ते का वाष्प संघनक में संघनित होता है। जस्ते का जो वाष्प होता है संघनक में क्या होता है, संघनित हो जाता है, तथा CO जो गैस है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये गैस देकर असंघनित अवस्था में बाहर क्या होता है, निकल जाता है। या जस्ता अशुद्ध होता है तथा जिंक स्पेल्टर कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक स्पेल्टर। उसके बाद फिर यही है, इसी प्रकार से जस्ता का क्या करता है, निष्कर्षण यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो आपको ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को याद रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे सरका रहा हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे फिर छोड़ मत देना, इसको कॉपी में लिखना, और कॉपी में लिखने के बाद इसको याद भी कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल जानते हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, बहुत ये सवाल और ऑब्जेक्टिव सवाल में देखने को मिलता है कि सोडियम को कहाँ डुबा कर रखता है, तो केरोसिन तेल में, ठीक है। ऐसा होता है मैग्नीशियम को हम लोग, मैग्नीशियम में सल्फर बोलते हैं, सल्फर को पानी में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं। अब देखो सोडियम जो सक्रिय धातु है, एकदम सक्रिय धातु है ना, सोडियम Na होता है, ये सक्रिय धातु है। पोटेशियम के बाद मेरे ख्याल से इसी का नंबर है, पोटेशियम के ही सेलेनियम इसके बाद आता है शायद। तो सोडियम सक्रिय धातु है,
जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, जो वायु में जो ऑक्सीजन है उससे क्या करता है, क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जैसे कि सोडियम है और ये ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है, ऐसे मिलकर क्या बनेगा, NaO, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। या पानी से क्रिया कर, अब क्या बोलता है, या पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। यानी कि अगर सोडियम को पानी में रखेंगे ना तो पानी से क्रिया कर लेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देगा। और अगर वायु में छोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो दोनों स्थिति में, चाहे इसको पानी में रखो चाहे इसको वायु में रखो, तो खुला अगर छोड़ दीजिएगा इस तरह से तो आग पकड़ लेगा और आग पकड़ने मतलब आग जल जाएगा, है ना, भयानक आग जल सकता है। इसीलिए इसको पानी में इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि इसको पानी में रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। अब बोलेंगे सर कि फास्फोरस को पानी में रखते हैं, सोडियम को पानी में क्यों नहीं रखते हैं, तो सोडियम को अगर पानी में रखिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होगा। तो इससे आग पकड़ने की मतलब यहाँ पे उम्मीद मिला कि आग पकड़ लेगा, आग लग सकता है। और वायु तो और खतरनाक है, ठीक है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट सोडियम ऑक्साइड ही बना देगा। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। याद कर लीजिएगा, सवाल इजी है। अब ये लास्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित धातुओं के मिश्र धातु होगा, धातु नहीं मिश्र धातु होगा, मिश्र धातुओं के घटक के उसके उपयोग लिखना है। ये सब मिश्र धातु है, ठीक है। और बोला मिश्र धातु जो बना है किस किस से बना हुआ, कितना परसेंट बना हुआ, घटक मतलब हुआ किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ। घटक मतलब क्या समझते हैं, जैसे वायु का घटक कौन है, मतलब वायु किस किस से मिलकर बना, तो बोलिएगा वायु बना है ऑक्सीजन से मिलकर बना है, नाइट्रोजन से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना है, आर्गन है, हीलियम है, इस सबसे मिलकर वायु बना है। तो इसी तरह से बोला जाए कि मिश्र धातु बना किससे किससे मिलकर बना, घटक मतलब हुआ किससे किससे मिलकर बना है और उसका उपयोग क्या है। ये तीनों दिया हुआ, स्टील के बारे में बताना, पीतल और कांसा। चलो 1 बाई 1 देखते हैं। स्टील देखो, स्टील किससे बना है, लोहा 73%, फेरम बोलते हैं, निकेल Ni 8%, क्रोमियम Cr 18%, कार्बन, इतने से मिलकर जो है स्टील बना। याद कर लीजिएगा, ठीक है, लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन। देखो लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन स्टील, ठीक है। इसका तो खैर मुझे ट्रिक याद नहीं है। अब देखो इसका उपयोग देखो स्टील का मोटरसाइकिल के पार्ट से बनाने में, स्टील का रसोई घर के बर्तन बनाने में, चाकू बनता है, छुरी बनता है, ब्लेड, कैंची, सर्जिकल उपकरण बनता है। सर्जिकल उपकरण है ना, दुग्ध उद्योगों के लिए, दुग्ध उद्योग होता है ना जहाँ पे दुग्ध डेयरी वगैरह, उस उद्योग में उपकरण मशीन वगैरह के लिए स्टील भी बनता है, स्टील के लिए सामान वगैरह बनता है, ठीक है। तो इतना आप नहीं भी लिखोगे तो कुछ इतना तो जाना है, घर के बर्तन बनाने में चाकू छुरी, तो आपको देखा हुआ हाल है, सब कुछ देख रहे हैं। सर्जिकल उपकरण नहीं देखोगे, मोटरसाइकिल पार्ट्स पुर्जा तो देखते हैं बहुत सारे स्टील का बना होता है ना। तो ये स्टील का हो गया उपयोग। पीतल, पीतल को याद करने में बताया था, पिताजी, पिताजी किसका पिताजी, हर कोई बोलते हैं पिताजी पिताजी। पी बोले तो पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता। अब देखो तांबा कितना परसेंट, 80%, और जस्ता फिर बचा कितना, 80% खुद ही हो गया, तब 20% नहीं बचेगा 100% पूरा होने के लिए। तो तांबा हो गया 80% और जस्ता हो गया 20%। अब देखो पीतल को इस्तेमाल खाना बनाने के बर्तन में होता है, मूर्ति बनाने में, मूर्ति होता है, मूर्ति का पीतल देखते हैं छोटा छोटा रहता है, एक तो मिट्टी वाला रहता है, एक पीतल मूर्ति भी रहता है। वाद्य यंत्र मतलब समझ रहे ना, मतलब वाद्य यंत्र मतलब कुछ सहनाई हो गया या तो फिर तबला हो गया, है ना, या संतूर हो गया, ये सब जो मतलब संगीतकार होता है, वाद्य यंत्र बनाने में, मशीन के पार्ट्स पुर्जे में, तार भी बनाने में इसको करते हैं। वैज्ञानिक उपकरण बनता है, नट बोल्ट भी बनता है पीतल का, ताला तो बनता ही है, देखते हैं करतूस तथा सिरका वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है, अगला आंसर है कांसा। कांसा के लिए बताता है कांताटी, ऐसे याद कर ले, कांताटी, कांसा सॉरी कांताटी, का से कांसा, ता से तांबा, टा से टिन, कांताटी, ठीक है। और यहाँ पे कांसा क्या हो, कॉपर 88% और ये 12%, 88% याद रखिए तो 12% याद रहेगा। कांसा का उपयोग बर्तन में, सिक्का होता है, मूर्ति बनाने में होता है, जहाज़ों के नोदक में, है ना, पदक मेडल वगैरह होता है, ये भी कांसा का बना होता है, ठीक है। एक होता है सोल्डर, सोल्डर ही मिश्र धातु, याद रखिए सोल्डर, सोल्डर का मतलब अब बताया था सोल्डर सिटी, याद कर लो सोल्डर सिटी। सोल्डर किससे बना, सोल्डर सिटी मतलब शीशा, अट्टा से टिन, यानी कि शीशा टिन से मिलकर सोल्डर बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव का और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बता दिया हूँ प्रश्न। मेरे ख्याल से इन सभी प्रश्नों को अगर आपको याद नहीं किए हैं अभी तक तो आप याद कर लो, अपने कॉपी पर नोट कर लो, बेहतर होगा आपके लिए और आपके रिजल्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। और मुझे ये भी बताना कमेंट करके कि आपको इन 5 में से कितना प्रश्न याद था। अगर 4 भी याद है, 5 भी याद है, 2 भी याद है, जितना भी याद है मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, और भी इस तरह की वीडियो चाहिए आप हमेशा कमेंट करते हैं, इस बार भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे लास्ट, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।